सोचिए, साल था 1971। समुद्र की गहराइयों में एक अकेली सबमरीन एक ऐसे शिकार पर निकली थी जो पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकती थी। ये कहानी है एक जबरदस्त धोखे की, एक शानदार रणनीति की और एक ऐसे अंजाम की जो आज भी सवाल खड़े करता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ एक पनडुब्बी एक मिशन पर एक पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। चलिए इस नौसैनिक रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत पता है कहां से होती है? एक सीक्रेट इंडियन ऑपरेशन से। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए कह सकते हैं मजबूर कर दिया। और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्स और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। आधिकारिक युद्ध शुरू होने से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को अकेला कर दो, उनकी सप्लाई लाइन ही काट दो। प्लान जितना सिंपल था ना, उतना ही घातक। जरा सोचिए, मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे अंधेरी रातों में पानी के नीचे नेविगेट करें और चुपके से दुश्मन के जहाज़ों पर मैग्नेटिक माइन चिपका दें। और हमले का सिग्नल कोई सीक्रेट कोड वर्ड नहीं था, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाले 2 मशहूर गाने। कितना फिल्मी है ना? और इसका असर, वो तो जबरदस्त था। 100 से ज्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हजारों टन, मतलब लगभग 19,000 टन सप्लाई बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान को यह समझने में देर नहीं लगी कि भाई ये कोई छोटा मोटा गुरिल्ला हमला नहीं है, ये तो भारत का प्लान किया हुआ एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन एक्स की इस कामयाबी ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने निशाना बनाया भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत को, INS विक्रांत। अब देखिए, विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो समुद्र पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था, एक चलता फिरता एयरबेस। अकेला ही युद्ध का पासा पलटने की ताकत रखता था। लेकिन इस तैरते हुए किले की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। विक्रांत असल में पूरी तरह फिट नहीं था। उसके बॉयलर्स में प्रॉब्लम थी और जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे उन्हें आने में सालों लग जाते। ऐसे में एडमिरल SM नंदा का उसे युद्ध में उतारने का फैसला एक बहुत बड़ा गैम्बल था। सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी गैम्बल, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो शायद भारत ये युद्ध हार जाता। तो इस क्रिटिकल मिशन के लिए पाकिस्तान ने अपना सबसे एडवांस्ड हथियार चुना, एक ऐसी पनडुब्बी जिसे खास विक्रांत का शिकार करने के लिए ही भेजा गया था। पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां तो थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इतनी खतरनाक और लंबी दूरी की थी कि वो भारत के पूर्वी तट तक पहुंच सके, और उसका नाम था PNS गाजी। पहले इसका नाम USS डियाब्लो हुआ करता था। यही वो अकेली पनडुब्बी थी जिसमें विक्रांत को डुबाने का दम था। और फिर शिकार शुरू हुआ। गाजी के नए कप्तान नियुक्त किए गए। फिर एक झूठी इमरजेंसी लैंडिंग का नाटक करके विक्रांत की लोकेशन पता की गई और 14 नवंबर को गाजी अपने 93 क्रू मेंबर्स के साथ सीलबंद आदेश लेकर कराची से निकल पड़ी। मिशन विक्रांत का शिकार। अब कहानी का रुख पलटता है और फोकस आता है भारत पर, क्योंकि भारतीय नौसेना ने शिकारी को ही शिकार बनाने के लिए एक जबरदस्त, एक शानदार खुफिया जाल बिछाया था। तो सवाल ये था कि गाजी जैसी खतरनाक पनडुब्बी को फंसाया कैसे जाए, और यहीं से धोखे की एक कमाल की कहानी शुरू होती है। अब यहाँ भारतीय नौसेना ने धोखे का जो जाल बुना वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। ये पूरा प्लान वाइस एडमिरल कृष्णन के दिमाग की उपज थी। सबसे पहले असली विक्रांत को तो चुपके से अंडमान के पास एक गुप्त लोकेशन पोर्ट एक्सरे भेज दिया गया और विशाखापट्टनम में एक पूरा नाटक रचा गया। ऐसे रेडियो संदेश भेजे गए जिनके कोड बहुत आसानी से तोड़े जा सकें। फिर उस बंदरगाह पर इतना राशन, मतलब इतनी सब्जियां और राशन ऑर्डर किया गया मानो कोई बहुत बड़ा जहाज आने वाला हो। इससे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पूरा यकीन हो गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। और पाकिस्तान इस जाल में फंस गया। उन्होंने गाजी को एक गुप्त संदेश भेजा, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विथ फुल डिस्पैच, मतलब सीधे विशाखापट्टनम जाओ, ठीक उसी जगह जहां भारतीय नौसेना उसे चाहती थी। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, उस मोड़ पर जहां इस शिकारी का अंजाम लिखा गया, एक ऐसा अंजाम जो आज भी थोड़ा रहस्यमयी है। विशाखापट्टनम पहुंचकर गाजी ने विक्रांत का इंतजार करते हुए समुद्र में माइंस बिछाना शुरू कर दिया।
लेकिन इसी बीच एक जहाज से बचने के चक्कर में उसे अचानक तेजी से नीचे जाना पड़ा और इस कोशिश में वो समुद्र की तलहटी में सी बेड पर फंस गई। ठीक उसी समय आईएनएस राजपूत, याद है ना, वो जहाज जो विक्रांत होने का नाटक कर रहा था, वो वापस लौट रहा था। विशाखापट्टनम के पास अचानक उसके सोनार पर एक अजीब सी वाइब्रेशन डिटेक्ट हुई। पानी के नीचे कोई अजीब सी डिस्टर्बेंस, शायद ये फंसी हुई गाजी की ही आवाज थी। खतरे को समझते हुए आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने अपने क्रू से कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस मिशन के हाई स्टेक्स और उनके साहस का सबूत था। कैप्टन सिंह ने फौरन कार्रवाई का आदेश दिया। आईएनएस राजपूत ने उस जगह पर 2 डेप्थ चार्ज यानी पानी के अंदर फटने वाले ताकतवर बम गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब मछुआरों को समुद्र किनारे मलबा मिला और गोताखोरों ने गाजी के मलबे को ढूंढ निकाला, तो उसमें मिली सारी घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई थीं, रात के ठीक 12:15। तो एक पनडुब्बी के डूबने का असर सिर्फ एक नौसैनिक लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। इस एक घटना ने 1971 के पूरे युद्ध का नतीजा ही बदल दिया। देखिए, गाजी के खत्म होने के बाद बंगाल की खाड़ी में विक्रांत के लिए कोई भी खतरा नहीं बचा था। अब विक्रांत ने आज़ादी से पूर्वी पाकिस्तान की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। मतलब समुद्र से पाकिस्तानी सेना तक कोई भी सप्लाई, कोई भी मदद पहुंचना अब नामुमकिन हो गया था। और इस नौसैनिक नाकाबंदी ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। नतीजा, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या एक चतुर योजना किस्मत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? गाजी की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी युद्ध में एक अकेली घटना, एक साहसी फैसला और धोखे का एक शानदार जाल पूरे संघर्ष का नतीजा तय कर सकता है। सोचने वाली बात।